हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा यानी सदिश बीजगणित। तो आज हम एक्सरसाइज 10.1 का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। आपके पास जो फिज़िकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि दो तरह के हैं। पहला स्केलर क्वांटिटी, बहुत आराम से पढ़ेंगे, बायो वाले भी ध्यान देंगे, उनको भी ये इम्पोर्टेंट है और फिजिक्स में काम आने वाला है। ये जो स्केलर क्वांटिटी है और दूसरा आपका होता है वेक्टर क्वांटिटी, हिंदी में इसको बोलते हैं सदिश राशि। तो हमारे पास ये जो दो स्केलर और वेक्टर जो क्वांटिटी है, बेसिक इसमें डिफरेंस क्या, किन्हें कहते हैं हम स्केलर क्वांटिटी, किन्हें कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। कि जिस क्वांटिटी में, जिस राशि में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, यानी कि सिर्फ और सिर्फ परिमाण हो, है ना। इस क्वांटिटी में क्या होता है, सिर्फ परिमाण, मैग्नीट्यूड। तो परिमाण, अब परिमाण क्या होता है। अगर आप कोई भी चीज़ बोल रहे हो जैसे कि 100 मीटर, तो ये 100 है उसका परिमाण, है ना। या आप बोल रहे हो कि 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो जो फोर्स लग रहा है, जो बल लग रहा है, उसमें 10 न्यूटन क्या है, उसका परिमाण है, उसका मैग्नीट्यूड है। वहीं पे अगर एक जो वेक्टर क्वांटिटी होते हैं उनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, यानी कि जो आपका वेक्टर क्वांटिटी है उसमें क्या आ जाएगा, परिमाण होंगे और प्लस उसके साथ में दिशा होंगे। तो फिजिक्स में ऐसे कई क्वांटिटी हैं जिनको परिमाण और उसके साथ साथ में दिशा भी है। बहुत सारे ऐसे क्वांटिटी हैं जो सिर्फ और सिर्फ परिमाण हैं। तो परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, है ना, दोनों होना चाहिए। अब कुछ हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि आप 100 मीटर की दूरी चले, है ना। तो अगर आपको हम बोल रहे हैं 100 मीटर की दूरी चले, तो आप कैसे चलिएगा। हो सकता है 100 मीटर आप ऐसे सीधा चल दिए हों 100 मीटर, कोई हो सकता है ऐसे 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 इस तरह से चले हों 100 मीटर, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ आपको बोल रहे हैं कि 100 मीटर दूर चले, तो ये जो 100 मीटर हुआ ये आपका स्केलर क्वांटिटी हुआ, यानी कि सिर्फ इसमें परिमाण है, कोई दिशा नहीं है। वहीं पे अगर हम आपको कहते हैं 100 मीटर आप पूरब की ओर चले, तो इसमें हम क्या बोल रहे हैं, 100 मीटर जो है परिमाण है, कोई जो दिशा दे रहे हैं, किसी दिशा की ओर बोल रहे हैं, वो आपका दिशा है। तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग क्या कहेंगे, सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। मान लो कि अगर हम 100 मीटर चल रहे हैं, पूरब की ओर चलना चाह रहे 100 मीटर, तो ये जो डायरेक्शन है इधर आपका ये हो गया आपका 100 मीटर ईस्ट की ओर। तो ये आपका कौन सा कहलाएगा, सदिश राशि। ये आपका कौन सा कहलाएगा, सदिश राशि। क्यों, क्योंकि इसमें 100 मीटर परिमाण के साथ साथ दिशा भी है। बट यहाँ पे जो 100 मीटर जो आप चल रहे हो सिंपली किसी भी तरह से, तो वो उसमें कोई दिशा नहीं है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अदिश राशि, है ना। अदिश राशि जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण हो, कोई दिशा नहीं हो, तो हमारा ये आ गया अदिश राशि। तो आप राशियों में अंतर समझ गए कि अदिश किसे कहते हैं और सदिश किसे कहते हैं। सिंपल भाषा में जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण हो वो अदिश हो जाता है, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो सदिश राशि कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। आप कुछ एग्जांपल ले लो, जैसे स्केलर क्वांटिटी का, है ना, यानी कि अदिश राशि का। फिजिक्स की ही बात करते हैं, फिजिक्स में दूरी, है ना, डिस्टेंस। तो दूरी में कोई डायरेक्शन होता है, नहीं होता है। आयतन, आयतन में कोई डायरेक्शन होता है, नहीं होता है। द्रव्यमान में क्या होता है, कोई दिशा नहीं होता है। ये अदिश राशि है। सदिश राशि के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, सदिश राशि में जिसमें भी आपका डायरेक्शन हो, यानी कि विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, है ना, तो विस्थापन, तो ये क्या हो गया आपका सदिश राशि हुआ। क्यों, क्योंकि इसमें दूरी भी है और एक दिशा भी है। बल, अब देखो आप किसी भी चीज़ को अगर धक्का लगाते हो या किसी गाड़ी को आप ढकेल रहे हो, तो वो या तो आगे जा रही है, खींच रहे हो तो पीछे आ रही है, तो किसी न किसी एक डायरेक्शन में हमारे द्वारा बल लगाया जाता है। तो बल जो है किस तरह का क्वांटिटी हो गया, किस तरह का राशि हो गया, बल हमारा सदिश राशि हुआ,
ठीक है। तो अदिश राशि और सदिश राशि यहीं पे है, जिसमें सिर्फ परिमाण हो, मैग्नीट्यूड हो, वह स्केलर यानी कि अदिश राशि कहलाता है। जिसमें परिमाण यानी मैग्नीट्यूड के साथ में दिशा भी हो, वो हमारा सदिश राशि कहलाता है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। तो आप समझ चुके हो, आप इसको नोट कर लो। चलिए, तो आप आज समझ चुके हैं कि वेक्टर क्या होता है। वेक्टर क्या होता है? जिसका परिमाण हो और जिसमें दिशा हो। लेकिन हमारे मैथ के लिए इसमें से वेक्टर क्या होगा? ये तो फिजिक्स वालों के लिए हो गया भाई कि सिर्फ परिमाण है तो अदिश राशि, अगर परिमाण के साथ साथ दिशा भी है, डायरेक्शन भी है, तो हमारा सदिश राशि है। लेकिन हम मैथ वाले क्या पढ़ेंगे? हम लोग के लिए सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है एक रेखा जिसमें एक डायरेक्शन। एक रेखा जिसमें डायरेक्शन हो, हम लोग उसको वेक्टर मान लेते हैं। इसको हम लोग क्या मान लेंगे? वेक्टर। वेक्टर हमारे लिए क्या है? एक रेखा जिसमें दिशा हो, यानी कि दिशा युक्त रेखाखंड, लाइन सेगमेंट विथ डायरेक्शन। यानी हम इसको सिंपली लिख सकते हैं लाइन सेगमेंट विथ डायरेक्शन। यही है हमारा वेक्टर, यानी कि दिशा युक्त रेखाखंड। बस जहाँ भी आप देख लीजिए एक रेखा दिया हुआ हो और उसमें दिशा दिया हुआ हो, वो वेक्टर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? वेक्टर हो जाएगा। ऐसे दिया हो, क्या ये वेक्टर होगा? ऐसे दिया हुआ कि ये वेक्टर होगा, ये वेक्टर हो सकता है क्या? ये वेक्टर हो सकता है क्या? हाँ, ये सभी वेक्टर हैं, है ना, क्योंकि ये एक रेखाखंड है जिसमें एक डायरेक्शन दिया हुआ है, ये सभी। तो हमारा वेक्टर का परिभाषा क्या होता है? डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा। अब आती है बात कि सदिश राशि को हम लोग लिखते कैसे दिखाते हैं ना, सदिश को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो चलो एक रेखाखंड हम लोग ले लेते हैं, है ना, और उसके बारे में बात करते हैं। तो जब भी ये रेखाखंड में एक देख रहे हैं कि आप एक आरंभिक बिंदु होता है ना, जहाँ से ये स्टार्ट हुआ, और ये रेखाखंड कहाँ तक गया है, कोई एक न एक अंतिम बिंदु होता है ना, टर्मिनल पॉइंट, और एक एरो लगा हुआ होता है अंतिम तरफ। यानी कि जहाँ से शुरू हुआ है वो प्रारंभिक बिंदु होगा, जहाँ पे ख़त्म हुआ है वो अंतिम बिंदु होगा। और अगर हम इसका अगर एक नाम देते हैं कि अगर एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है, जहाँ पे ए आपका प्रारंभिक बिंदु है ना, तो इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, और लास्ट जहाँ अंत करता है वो होता है अंतिम बिंदु, जिसे हम लोग बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट, जहाँ पे जाकर के वेक्टर खत्म हो जाता है ना, टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, तो एक वेक्टर, एक लाइन सेगमेंट, एक रेखाखंड है ए बी, जहाँ का प्रारंभिक बिंदु ए है और अंतिम बिंदु टर्मिनल पॉइंट हमारा बी है। और इस रेखाखंड को हम लोग ए बी के ऊपर में एक एरो से डिनोट करते हैं। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, जगह बना लेते हैं अपने पास। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक ए बी वेक्टर है, जो रेखाखंड ए बी है ना, उसके ऊपर में एक एरो लगा देते हैं, तो ये ए बी वेक्टर कहलाता है ना। ये ए बी वेक्टर है। यहाँ पे क्या है? ए बी एक रेखाखंड है जो ए से बी की दिशा में है ना, ए से बी की दिशा में, एरो भी हमारा दिखा रहे हैं ए से बी की दिशा में। तो क्या हो गया? ये जो ए से बी की दिशा में। तो क्या देख रहे हैं? ए बी एक रेखाखंड है और जो ए से बी की दिशा में है, तो रेखाखंड परिमाण हो गया, ए से बी की दिशा तो दिशा हो गया, तो परिमाण के साथ दिशा हमारा क्या हो जाता है? वेक्टर होता है। और वेक्टर को हम लोग लिखते कैसे हैं? ए बी जो लाइन सेगमेंट है, अगर यहाँ पे कोई रेखा होता सी डी तो सी डी लिखते हैं और उसके ऊपर में एक एरो दिखाते हैं, है ना। एरो दिखाता है कि ए से आप बी की तरफ जा रहे हैं, तो डायरेक्शन आपका ए से बी की तरफ है। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि अगर ए बी एक रेखाखंड है, क्या इस वेक्टर का परिमाण ए बी होगा? रेखाखंड की जो लंबाई है क्या वही वेक्टर का परिमाण होगा? बिल्कुल। किसी भी सदिश का, यानी कि यहाँ पे अगर आप बात करते हैं ए बी, है ना, तो ए बी में आप देख रहे हैं कि ए से बी की जो दूरी है, तो ये जो आपकी लंबाई है, यही लंबाई परिमाण कहलाती है, जिस परिमाण को हम लोग ए बी, और इसके ऊपर में ये जो वेक्टर है वेक्टर ए बी, और इसके दोनों तरफ से अगर हम लोग
मॉड लगा देते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है कि वेक्टर ए बी का ये परिमाण है, ए बी वेक्टर का परिमाण है। यानी कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी उसके ऊपर में एरो, और उसके परिमाण को कैसे डिनोट करते हैं, ए बी उसके ऊपर में एरो को हम लोग मॉड के अंदर में बंद कर दिए है ना। जहाँ पे ये किसके बराबर हो जाएगा, ए बी वेक्टर की लंबाई के बराबर। ये किसके वेक्टर हो जाएगा, ए बी वेक्टर की लंबाई के बराबर, लंबाई है ना। क्या लंबाई का भी निगेटिव हो सकता है क्या? अगर हम लेंथ किसी का नाप रहे हैं कि 5 मीटर है, 10 मीटर है, 15 मीटर है या 5 फीट है, तो क्या लंबाई कभी भी निगेटिव हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी कि अगर लंबाई निगेटिव नहीं हो सकता है तो कभी भी सदिश का परिमाण ऋणात्मक नहीं होगा, कभी भी सदिश का परिमाण ऋणात्मक नहीं होगा। तो हम एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लेते हैं, कभी भी सदिश का परिमाण निगेटिव नहीं होगा, इसीलिए तो इसके आगे में मॉड लगा हुआ है। चलिए नोट कर लीजिए इसको आप। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है स्थिति सदिश यानी कि पोजीशन वेक्टर। तो स्थिति सदिश यानी कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अगर कोई बिंदु है एक्स वाई, अब तो 3 डायमेंशनल पढ़ना है, तो एक्स वाई जेड कोई बिंदु है तो वो एक्स में कितने, वाई में कितने और जेड में कितने दूरी पर है। एक स्थिति डिफाइंड करते हैं उसका मूल बिंदु से, यानी जहाँ से 0 0 0 होता है कि ये बिंदु जो है। तो वैसे ही चलिए हम एक इमेजिनेशन करना है आपको, एक हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे आपका एक्स वाई और जेड डायरेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। ये हो गया आपका एक्स डायरेक्शन, ये हो गया वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। तो अगर आप कोई बिंदु की बात करते हैं तो वो आपका बिंदु मान लो कुछ एक्स डायरेक्शन में इतने दूरी पे हो, है ना, कुछ वाई डायरेक्शन में इधर इतनी दूरी पे हो और कुछ जेड डायरेक्शन में इतनी दूरी पे हो। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे डॉट डॉट लाइन, यहाँ आपका एक्स दूरी पे हुआ, यहाँ पे आपका वाई दूरी पे हुआ है ना, और आपका जेड दूरी पे कुछ ऊपर इस तरह एक बिंदु आएगा। तो माना यहाँ पे एक बिंदु आपका बिंदु P है जो x में x दूरी पे है, y में y दूरी पे और z में z दूरी पे, है ना। तो एक आप 3 डायमेंशन में एक बिंदु लेके चल रहे P जिसका निर्देशांक x, y और z है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस x, y, z बिंदु P का स्थिति सदिश यानी कि पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर एक्चुअली में होता क्या है, ये जो आपका मूल बिंदु है ना यहाँ पे, ये 0 O 0 0 0, इसी मूल बिंदु से P को मिलाने वाली जो वेक्टर होता है उसे ही हम लोग स्थिति सदिश करते हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं एक और फिगर जो P को x, y और z कोऑर्डिनेट पे बिंदु O से मिलाने वाला एक आपको ये ग्रीन कलर का रेखा दिख रहा होगा, है ना। तो स्थिति सदिश क्या होता है कि किसी भी बिंदु P का मूल बिंदु से बनाया गया सदिश को हम लोग P का स्थिति सदिश कहते हैं, है ना। और उस वेक्टर को, उस सदिश को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, उस सदिश को हम लोग डिनोट करते हैं OP वेक्टर से, है ना। यानी कि ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, ये जो O है और O से P की तरफ जो रेखा है ना, और डायरेक्शन क्या है, O से P की तरफ, तो यही OP आपका क्या हो गया, स्थिति सदिश। किसका, P बिंदु का, बिंदु P का OP आपका स्थिति सदिश हो गया, है ना। और ये जो OP वेक्टर है ना, इसको हम लोग लिख रहे हैं P का स्थिति सदिश। तो स्थिति सदिश का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यानी परिमाण क्या होगा, हम जानते हैं। परिमाण हम कैसे लिखते हैं, OP वेक्टर हो गया, उसको बंद करते हैं मॉड में, है ना। और आप जरा सोचो कि यहाँ पे OP वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, जो परिमाण होगा, वो परिमाण क्या होगा, OP की लंबाई, है ना, रेखा OP की लंबाई। तो फिर ऐसे में OP की लंबाई क्या हो जाती है, x² प्लस y² प्लस z²। ये आपका OP की लंबाई यानी कि OP हमारा स्थिति सदिश का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। तो एक बार हम लोग फिर से रिपीट कर लेते हैं। हम लोग आज की क्लास में पढ़े हैं क्या, फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं अदिश यानी स्केलर और दूसरे होते हैं सदिश यानी कि वेक्टर।
अदिश किसे कहते हैं? जिसमें सिर्फ परिमाण होता है। सदिश किसे कहते हैं? जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा है। जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल में दिए थे 100 मीटर चले, तो 100 मीटर अगर आप चले उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है तो वो अदिश हो गया, है ना। और अगर हम बोल दें कि 100 मीटर आप पूरब की ओर चले तो एक डायरेक्शन भी साथ में दे रहे हैं, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण 100 मीटर के साथ साथ, तो आपका ये सदिश राशि होगा। एग्जाम्पल में आपको बता चुके हैं, दूरी आपका अदिश है लेकिन विस्थापन आपका सदिश है। और इन सबों के बीच में मैथ के लिए हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या था कि एक वेक्टर क्या होता है। तो वेक्टर हमारे पास क्या होता है? एक रेखा खंड जिसमें दिशा हो, यानी कि लाइन सेगमेंट विथ डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन। तो दिशा युक्त रेखाखंड को हम लोग वेक्टर कहते हैं। वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है ना। ये सभी यहाँ पे एग्जाम्पल में वेक्टर लिखा हुआ है। और इसका डेफिनेशन क्या हो रहा है कि एक ऐसा राशि जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों होता हो। एकदम रटना नहीं है, आराम से पढ़िए और आराम से हम लोग आगे बढ़ेंगे। सदिश क्या होता है? परिमाण प्लस दिशा, यानी एक ऐसा राशि जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों हो। और हम लोग उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं? माना कि एक ए बी रेखाखंड है जिसका डायरेक्शन ए से बी की तरफ है। तो जो प्रारंभिक बिंदु जहाँ से दिशा स्टार्ट होता है, सदिश स्टार्ट होता है ना, उसे प्रारंभिक बिंदु कहते हैं। तो ए यहाँ पे मेरा प्रारंभिक बिंदु है। फाइनल यानी अंतिम बिंदु, टर्मिनल पॉइंट हमारा बी है ना। तो कोई भी रेखाखंड ए बी का ए से बी के तरफ वेक्टर यानी सदिश कहलाता है, जिसे हम लोग लिखते हैं ए पी और उसके ऊपर में एक डायरेक्शन के लिए हम लोग एक एरो देते हैं ना। तो ए बी वेक्टर ये इसको पढ़ा जाएगा और लिखा जाएगा ए बी और उसके ऊपर में एरो का चिन्ह। ये क्या है? ए बी एक रेखाखंड है जो ए से बी की दिशा में है। रेखाखंड है मतलब उसके में एक मैग्नीट्यूड होगा, परिमाण होगा, और ए से बी की दिशा में तो दिशा हो गया, तो हो गया ना ए बी एक वेक्टर। अब इसका परिमाण क्या होगा? तो ए बी रेखा की जो लंबाई होती है, ए बी रेखा की जो लंबाई होती है वही ए बी का परिमाण होता है, यानी कि मैग्नीट्यूड होता है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर ए बी को मॉड के अंदर में लिखते हैं ना। वेक्टर ए बी को मॉड के अंदर में लिखते हैं। तो मॉड के अंदर में लिखना यानी कि ए बी का परिमाण होना, जो कि ए बी की लंबाई देती है। जो रेखाखंड ए बी है, वेक्टर ए बी की लंबाई होती है। और यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है कि क्योंकि लंबाई कभी निगेटिव नहीं होता है तो सदिश का परिणाम कभी ऋणात्मक नहीं होगा। सदिश का परिणाम कभी ऋणात्मक नहीं होगा। और अभी हम लोग क्या पढ़े हैं? स्थिति सदिश के बारे में, पोजीशन वेक्टर के बारे में। पोजीशन वेक्टर किसको कहेंगे? एक 3D जो आपका स्पेस है ना, उसमें हम लोग एक बिंदु ले रहे हैं P, जो होगा एक्स वाई जेड, यानी कि जो P बिंदु है ना वो एक्स एक्सिस मूल बिंदु में एक्स एक्सिस की तरफ x दूरी पे है, मूल बिंदु से y की तरफ y और z की तरफ z दूरी पे है। तो एक्स वाई जेड उसका निर्देशांक हो गया। और स्थिति सदिश यानी कि P का स्थिति सदिश उस वेक्टर को कहेंगे जो मूल बिंदु से P को मिलाने वाली रेखा से बनी हो, यानी कि किसी भी बिंदु P का मूल बिंदु से बनाया हुआ सदिश को P का स्थिति सदिश कहेंगे। मतलब कि कहीं भी स्पेस में कोई बिंदु दे रखा हो, जैसे कि मान लो कि एक ये 3D है ना, और यहाँ पे कहीं एक बिंदु दे दिया जाए, यहाँ पे मान चलो A, तो इस मूल बिंदु से A को बस मिला दो और A की तरफ डायरेक्शन दे दो। ये OA जो वेक्टर हो गया वो क्या हो गया? आपका स्थिति सदिश। OB स्थिति सदिश, OC स्थिति सदिश, OD कुछ भी हो, मूल बिंदु से अगर वो मिल रहा है तो वो हमारा स्थिति सदिश कहलाता है, जिसको हम लोग O से P के तरफ लिख रहे हैं तो OP P का स्थिति सदिश हो गया। जिसको वेक्टर है तो बिल्कुल O और P, और वेक्टर है तो उसके ऊपर में हम लोग एरो दिखा करके दर्शाते हैं ना। और OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? OP की लंबाई होगी, यानी कि OP की लंबाई क्या होगा? अब आप जान रहे हैं जब 2D होता था और यहाँ पे अगर कोई बिंदु हो जाता था x और y, तो यहाँ से यहाँ की दूरी को हम लोग क्या कहते थे? √x² + y²। सेम उसी तरह से 3D में क्या होता है? अगर कोई बिंदु x y z तीनों है तो
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर उसका मूल बिंदु से दूरी हो जाता है, और स्थिति सदिश हमारा मूल बिंदु से होता है। तो मूल बिंदु से स्थिति सदिश यानी कि पी की तरफ की लंबाई ही उस स्थिति सदिश का परिमाण है ना, मैग्नीट्यूड दिखाता है, जो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। ठीक है, हाँ चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और अगला हमारा टॉपिक होगा टाइप ऑफ वेक्टर यानी कि सदिशों के प्रकार। तो चलिए सदिशों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो सबसे पहले हम पहला टाइप में पढ़ने वाले हैं शून्य सदिश, है ना। पहला पढ़ने वाले हैं शून्य सदिश, इंग्लिश में इसको बोलते हैं जीरो वेक्टर। ये शून्य सदिश मतलब एक्चुअली ये वेक्टर तो है लेकिन इसका परिमाण जो होता है जीरो होता है। यानी कि अब किसी वेक्टर की कुछ न कुछ तो लंबाई होगी, रेखाखंड की लंबाई, तो इसमें समझिए रेखाखंड की लंबाई जीरो होता है ना। तो शून्य सदिश उस सदिश को कहेंगे जिसका परिमाण हमारा जीरो होगा, यानी कि परिमाण जीरो होता है ना, शून्य होता है, परिमाण आपका जीरो होता है। और कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, इसका कोई भी दिशा हो सकता है। कोई वेक्टर है ना, ए वेक्टर है ना, और इसी वेक्टर में से फिर से ए वेक्टर को आप घटा देते हो तो यही जो होता है ये जीरो वेक्टर कहलाता है, यानी कि शून्य सदिश कहलाता है। और इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता, किसी भी डायरेक्शन, आर्बिट्री डायरेक्शन हो, किसी भी डायरेक्शन में ये हो सकते हैं। इसको दर्शाया जाता है ए है ना, अगर नहीं है तो बी बी, यानी कि ये प्रारंभिक बिंदु इसका ए है, ए से चला और ए पे ही खत्म हो गया, बी से चला और बी पे ही खत्म हो गया, यानी कि इसका प्रारंभिक और अंतिम दोनों बिंदु समान होते हैं। तो यही आपका शून्य सदिश कहलाता है। शून्य सदिश में एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि परिमाण जीरो होता है, बाकी दिशा इसका कोई भी हो सकता है ना, कोई भी दिशा, लेकिन दिशा होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। वेक्टर है तो दिशा भी होगा, लेकिन कोई भी दिशा हो सकता है। बस इसको मैथ में यूज किया जाता है। आप तो बता ही दिए कि अगर किसी वेक्टर को उसी से अगर घटाते हैं ए माइनस ए तो जीरो वेक्टर होता है, इसलिए ये टर्म दिया गया है। चलिए अब दूसरा हमारे पास है मात्रक सदिश, है ना, यूनिट वेक्टर। तो ये मात्रक सदिश क्या होता है, नाम से ही आपको लग रहा है, मात्रक है, यूनिट है ना, और वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर हम लोग उस सदिश को कहते हैं जिसमें परिमाण मात्रक यानी कि एक हो, जिसका परिमाण एक हो, एक इकाई हो, उसे हम लोग मात्रक सदिश कहते हैं। ठीक है, जिसका परिमाण एक है, आप इसको एक इकाई कहते हैं ना, एक इकाई हो, वैसे वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे, मात्रक सदिश, यूनिट वेक्टर। हाँ बिल्कुल, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं इसके मैग्नीट्यूड के रूप में, इसको हम दर्शा सकते हैं। तो चलिए एक्चुअली में एक इकाई वाले सदिश यानी कि मात्रक सदिश होते कैसे हैं, आते कैसे हैं, और किसी भी सदिश का मात्रक सदिश होता क्या है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे ले रहे हैं, एक वेक्टर दिया हुआ है हमारा ए, हमारा एक वेक्टर दिया हुआ है ए। तो अगर एक वेक्टर है ए तो इसका कुछ न कुछ तो परिमाण होगा, उसका कुछ न कुछ, जैसे कि 5 सेंटीमीटर पूर्व की ओर, तो एक वेक्टर दिया हुआ, या कि 5 न्यूटन फोर्स है ना, फोर्स है 5 न्यूटन, तो कुछ न कुछ तो उसका 5 क्या उसका परिमाण है। तो अगर इसमें इसका परिमाण अगर 5 है तो इसको हम अगर 5 टुकड़ा में बांटते हैं, 1 2 3 4 और 5, तो ये जो 5 टुकड़ा में बटा है तो इसका जो ये एक जो टुकड़ा होगा, ये इसका परिमाण क्या होगा, 1 होगा। और यही एक परिमाण वाला जो वेक्टर आपका है यही क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर, है ना। एक परिमाण, एक टुकड़ा जो हुआ, परिमाण से भागा दे दिए, 5 परिमाण था, 5 से भागा दे दिए हैं, तो जो एक रेखाखंड बचा, एक यूनिट वाला, वही हमारा क्या कहलाता है, एक यूनिट, है ना, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर को हम लोग लिखते कैसे हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यूनिट वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए के ऊपर में कैप, हाँ भाई टोपी, है ना, ए के ऊपर में कैप से डिनोट करते हैं। यानी कि यहाँ पे
ए कैप, यानी कि ए कैप क्या हुआ, जो दिया हुआ वेक्टर ए सदिश ए है उसका मात्रक सदिश है ना। यहाँ पे क्या है, ए कैप क्या है, उसका मात्रक सदिश है, यानी कि दिया हुआ सदिश ए का मात्रक सदिश ए कैप से निर्दिष्ट किया जाता है। तो आप समझ गए किसी भी यूनिट वेक्टर को आप कैसे लिखेंगे। अगर बी वेक्टर दिया होगा तो बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कितना होगा, हाँ बी कैप। चलिए अब हम क्या करते हैं, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं कि हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है ए कैप, जहाँ भी कैप रहेगा वहाँ पे हम लोग उसको यूनिट वेक्टर पढ़ेंगे ना, मात्रक सदिश पढ़ेंगे। तो इस यूनिट वेक्टर का अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करते तो कितना होगा, चूँकि ये इकाई है, मात्रक है, यूनिट है, तो इसका परिमाण कितना होगा, इसका परिमाण 1 होगा। बिल्कुल एकदम आसान तरह से पढ़ना है ना। ये यूनिट वेक्टर क्या है, किसी भी दिया हुआ सदिश का मात्रक सदिश, यानी कि ए अगर वेक्टर दिया हुआ है तो उसका ए कैप उसका मात्रक सदिश कहलाता है, जिसका परिमाण मैग्नीट्यूड 1 हो। अगर आपके पास एक एग्जाम्पल में फिर से हम ले लेते हैं, और अगर आपके पास एक दिया हुआ है एक वेक्टर बी है, ठीक है, वेक्टर अपना बी है, और अगर ये वेक्टर बी का परिमाण आपको दिया हुआ है 3, यानी कि कुछ भी होगा 3 सेंटीमीटर या कोई यूनिट हो, तो अगर हम इसको 3 खंड में अगर हम बांटते हैं तो क्या हमारा ये एक खंड जो बचा, ये जो एक खंड लंबा जो वेक्टर होगा, क्या इसी को कहेंगे हम लोग बी कैप, यानी कि बी वेक्टर का मात्रक सदिश। बिल्कुल, यहाँ पे बी कैप का मैग्नीट्यूड आपका होगा 1। यहाँ पे हम एक चीज और कह सकते हैं कि वेक्टर बी के दिशा में इकाई परिणाम वाले सदिश, या वेक्टर ए के दिशा में इकाई परिणाम वाले सदिश, है ना। वेक्टर यानी सदिश बी के दिशा में, है ना, दिशा वही रहेगा लेकिन परिमाण एक रहेगा, दिशा में इकाई, है ना, परिमाण वाले सदिश बी कैप, है ना, यानी वेक्टर बी का मात्रक सदिश कहलाता है। चलिए वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रकार की तरफ। तीसरा हमारा है सह आदिम सदिश, है ना, को इनिशियल वेक्टर आदिम सदिश। नाम से ही इसका लग रहा है को इनिशियल, यानी कि जिसका इनिशियल समान है, यानी कि जिसका प्रारंभिक बिंदु समान हो। तो वैसे वेक्टर जिसका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, उन सभी वेक्टरों को हम लोग क्या बोलते हैं, सह आदिम सदिश, है ना। आपको एनसीईआरटी में आपको डेफिनेशन भी मिल जाएगा इसका, कि 2 अथवा अधिक सदिश जिनका एक ही प्रारंभिक बिंदु हो सह आदिम सदिश कहलाते हैं। यानी कि पॉइंट जो नोट करने वाले इसमें क्या है, वो सभी सदिश, है ना, वो सभी सदिश जिनका एक ही आरंभिक बिंदु है ना। यानी कि एग्जाम्पल में यहाँ पे हम ले लेते हैं, मान लो कि एक बिंदु ए है, इससे एक वेक्टर ए भी निकल रहा है, इससे एक वेक्टर ए भी निकल रहा है। तो माना कि एक बिंदु ए से एक बी की तरफ वेक्टर निकला है, एक सी की तरफ भी वेक्टर निकला है। तो यहाँ पे ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर क्या है, सह आदिम सदिश हैं। यहाँ वेक्टर ए बी एंड वेक्टर ए सी सह आदिम सदिश है, ठीक है। और ऐसा नहीं, एक ही नहीं, 2-3 भी हो सकते हैं। यहाँ से एक ए से बी की तरफ, सी की तरफ, डी की तरफ, तो यहाँ जितने वेक्टर ए हुए, वेक्टर बी हुए, वेक्टर सी हुए, सभी क्या है, आदिम सदिश है। तो चलिए आदिम सदिश आप समझ चुके हैं। चौथा हमारा क्या है, संरेख सदिश, या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉलिनियर वेक्टर। तो ये होता क्या है, इसका डेफिनेशन है कि 2 या 2 से अधिक सदिश एक ही रेखा के समांतर हो, है ना, मतलब कि सेम लाइन के पैरेलल जितने भी वेक्टर होते हैं सभी कोलिनियर वेक्टर होते हैं। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि कोलिनियर पॉइंट तो सर एक ही रेखा पे होते हैं, तो आप यहाँ पे समानांतर क्यों बोल रहे हैं कि एक या एक से अधिक सदिश जो एक रेखा के समानांतर हो। आगे आएगा, आगे हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, घबराइए नहीं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, 2 अथवा अधिक सदिश एक ही रेखा के समानांतर हो, यानी कि एक ही रेखा के समानांतर जितने भी वेक्टर होंगे सभी संरेख सदिश कहलाएंगे। आपको यहाँ पे याद रखना है, रेखा के समानांतर की हम लोग बात कर रहे हैं,
तो चलिए हम एक रेखा यहाँ पे L ले लेते हैं। मान लीजिए कि एक रेखा L है, तो एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं। ये इसके पैरेलल है, इस दिशा में समानांतर है, बिल्कुल है। थोड़ा सा और बड़ा ले लेते हैं। ये वेक्टर एक A हुआ, यहाँ पे वेक्टर B हुआ। क्या ये भी इसके पैरेलल हैं तो संरेख होंगे? बिल्कुल संरेख होंगे। इस दिशा में अगर कोई दूसरे दिशा में भी होंगे, लेकिन इसके अगर पैरेलल है तो क्या संरेख होंगे? बिल्कुल, दूसरे दिशा में भी जो वेक्टर होंगे लेकिन उस दिए हुए रेखा के समानांतर होंगे तो संरेख सदिश कहलाएंगे। यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हैं कि हमारा वेक्टर A, वेक्टर B एंड वेक्टर C सभी संरेख सदिश हैं। ठीक है, यानी एक ही रेखा के समानांतर सभी सदिश संरेख सदिश कहलाते हैं। नेक्स्ट मेरा सदिश क्या है? समान सदिश, यानी कि इक्वल वेक्टर। तो दो सदिश, कोई भी अगर दो सदिश अगर समान सदिश कहलाएंगे तब जब दोनों का परिमाण और दोनों का दिशा समान, एकदम बिल्कुल समान परिमाण और एक ही दिशा में अगर कोई दो सदिश हैं तो दोनों सदिश क्या होंगे? आपस में समान सदिश होंगे, आपस में इक्वल होंगे और वो इक्वल वेक्टर यानी समान सदिश कहलाएंगे। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम? दो सदिश A तथा B समान सदिश कहलाते हैं यदि उनके परिमाण एवं दिशा समान हो। यानी कि अगर आपका एक सदिश A इस डायरेक्शन में है और इतनी लंबा है, तो सेम टू सेम इसी तरह का इसी डायरेक्शन में अगर आप इतना ही लंबा इतना ही परिमाण वाले किसी दूसरे वेक्टर B को अगर दिखाते हैं जिसका दोनों का डायरेक्शन क्या हो? समान हो, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या कह सकते हैं? A और B समान सदिश है, दोनों की लंबाई और दोनों का दिशा समान होना चाहिए। यानी कि सिंपली क्या समझ रहे हैं हम लोग कि समान परिमाण है ना, समान परिमाण और यहाँ पे और एक ही दिशा। अगर ये कंडीशन किसी भी सदिश में होंगे तो वो दोनों सदिश आपस में समान सदिश कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। ठीक है, और एक और हमारा बच रहा है वो है ऋणात्मक सदिश। ये ऋणात्मक सदिश क्या होते हैं? कुछ नहीं, किसी भी वेक्टर का सेम दूरी वाला है ना, सेम लंबाई वाला दूसरा वेक्टर लेकिन उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो, है ना। डायरेक्शन क्या होगा? उसके जस्ट अपोजिट होगा। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे एक हमारे पास वेक्टर A है ना। तो अगर इतना ही लंबी इतना ही मैग्नीट्यूड वाले अगर इस दिशा में हो, डायरेक्शन उल्टा हो, तो इसी को हम निगेटिव वेक्टर कहेंगे। A का निगेटिव हुआ। यानी कि हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि समान परिमाण है ना, इक्वल मैग्नीट्यूड हो यहाँ पे है ना, इक्वल मैग्नीट्यूड हो लेकिन अपोजिट डायरेक्शन हो, यानी कि विपरीत दिशा हो, विपरीत दिशा, अपोजिट। ठीक है, ऐसे सदिश को हम लोग क्या कहेंगे? निगेटिव वेक्टर, ऋणात्मक सदिश। तो वेक्टर के जितने भी प्रकार थे, सदिश के जितने भी प्रकार थे यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, जरूरी है, वो है फ्री वेक्टर, है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर क्या होता है? क्योंकि हम लोग मैथ में किसी भी क्वेश्चन को या फिजिक्स में भी किसी भी क्वेश्चन को जो सॉल्व करते हैं ना, तो हम लोग फ्री वेक्टर को ही लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे फ्री वेक्टर यानी कि मुक्त सदिश। तो क्या कॉन्सेप्ट है फ्री वेक्टर का? फ्री वेक्टर हम कैसे किसी को मानते हैं या कैसे किसी को हम ड्रॉ करते हैं? तो सबसे पहले अगर हम मान के चलिए आपके पास एक वेक्टर है ना, वेक्टर जिसका दिशा और परिमाण सेम है, तो एक A जो है माना कि कोई एक फ्री वेक्टर है, और अगर आप इसको कहीं भी प्लेस कर दो उठा करके, है ना, कहीं भी एक मान चलिए इसको हम कॉपी कर देते हैं और पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये जो वेक्टर है ये हमेशा देखिए इसके हमेशा पैरेलल होते हैं। इसको इस लाइन पे भी रख सकते हैं, इस पे भी रख सकते हैं, या इसके पैरेलल कहीं भी रख सकते हैं। तो किसी भी वेक्टर को आप बिना परिमाण और बिना दिशा में बदलाव किए हुए समानांतर रूप से कहीं भी विस्थापन करते हैं। इस वेक्टर को अगर हम यहाँ रख दिए तो ये हमारा फ्री वेक्टर है ना। किसी भी वेक्टर को आप कहीं भी रख सकते हैं। यानी कि क्या लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे? बिना परिमाण और बिना दिशा में परिवर्तन किए समांतर रूप से, ना, समांतर रूप से विस्थापन कर सकते हैं। किसी भी वेक्टर को हम लोग परिमाण में और
बिना दिशा में परिवर्तन किए समानांतर रूप से विस्थापन कर सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट है एक फ्री वेक्टर का। और याद रखिएगा इस अध्याय में हम लोग हमेशा सभी सदिश को फ्री वेक्टर के रूप में ही लेकर के चलेंगे, किसी को भी कहीं भी उठा करके रख देंगे, बस रूप सेम होगा, चाहे लंबाई और डायरेक्शन कोई भी वेक्टर हो उसका रूप सेम होगा, है ना। बिना परिमाण और बिना दिशा में परिवर्तन किए हुए समानांतर रूप से विस्थापन एक दूसरे से दूसरी जगह पे कर सकते हैं। यही हमारा कॉन्सेप्ट फ्री वेक्टर। चलिए अब हम लोग क्या है सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, दक्षिण से 30 डिग्री पश्चिम में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए। तो चलिए हम लोग आलेखीय निरूपण इसका हम लोग करते हैं। सबसे पहले हमारा जो सॉल्यूशन होगा, है ना, यहाँ पे दक्षिण पश्चिम ये डायरेक्शन का है, तो चलिए हम लोग एक डायरेक्शन बना लेते हैं यहाँ पे, है ना। चलिए ये हुआ, नॉर्थ यहाँ कर लेते हैं, ईस्ट यहाँ कर लेते हैं, वेस्ट साउथ। ये हमारा पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण है। चूंकि यहाँ पे 40 किलोमीटर तो हम दिखा नहीं सकते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे कि आप 10 किलोमीटर को ना 1 सेंटीमीटर, ये स्केल है हमारा, 1 सेंटीमीटर को हम लोग ले रहे हैं 10 किलोमीटर के रूप में। तो यहाँ पे हमारा कह रहा है कि दक्षिण से, तो दक्षिण को पकड़ लेते हैं, दक्षिण ये हमारा है, तो दक्षिण से पश्चिम की ओर यानी वेस्ट की ओर, इधर की ओर, दक्षिण से पश्चिम की ओर 30 डिग्री, यानी कि हमारा क्या होगा, यहाँ से 30 डिग्री का एंगल इधर की ओर बनाएगा। तो हमारा जो रेखा होगा ना वो ऐसे कुछ होगा, 30 डिग्री का कोण बन रहा है दक्षिण से पश्चिम की ओर और 40 किलोमीटर। और ये जो हमारा लंबाई कितना है, अगर हम यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की लंबाई लेते हैं तो हमारा 40 किलोमीटर कहलाएगा। तो चलिए यही एक वेक्टर हो गया जो कि यहाँ से 40 किलोमीटर दूरी में है और किस डायरेक्शन में है, दक्षिण से पश्चिम। वीडियो को आप पॉज करके नोट कर लीजिए। अब एग्जांपल नंबर 2 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित मापों को अदिश एवं सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध करा, मतलब इसमें अदिश और सदिश का बताना कि कौन सा अदिश है कौन सा सदिश है। तो अब हम बात करते हैं सदिश या अदिश। जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं 1 से लेकर के 6 तक में 5 सेकेंड, पहला ये 5 सेकेंड, ये क्या हो सकते हैं आप जरा सोचिए। सेकेंड क्या है, क्या आप कर रहे हैं कि 5 सेकेंड उत्तर, 5 सेकेंड पूरा, कुछ ऐसा नहीं कर सकते ना, समय को तो आप आगे पीछे नहीं लिख सकते हैं। तो समय हमारा क्या हो गया, अदिश राशि। क्या हो गया, अदिश, यानी कि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है ना, ये तो टाइम है। अब आपको होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या है, सेंटीमीटर क्यूब हो गया, यानी कि ये तो आयतन हो गया, आपका वॉल्यूम हो गया। तो वॉल्यूम में तो भी कोई दिशा नहीं होता है ना, अगर दिशा नहीं है तो ये हमारा हो गया अदिश। अब यहाँ पे देखिए आपको 10 न्यूटन का, न्यूटन क्या होता है ना, फोर्स होता है। तो आपका जो फोर्स है किसी एक डायरेक्शन में लगेगा, गाड़ी को अगर आप ढकेल रहे हो या किसी चीज को खींच रहे हो तो एक दिशा होता है, एक निश्चित दिशा होता है। तो आपका ये आपको हो गया सदिश। 30 किलोमीटर पर आवर, ये क्या है, ये आपका चाल दिया हुआ है ना, इसे कोई डायरेक्शन नहीं है। ये क्या है, आपका स्पीड है, तो इस स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं है, यानी कि ये अदिश हो जाएगा, है ना, ये आपका अदिश हो जाएगा। 10 ग्राम पर मीटर, ये भी आपका अदिश राशि है। और यहाँ पे दे रहा है 20 मीटर पर सेकेंड उत्तर की ओर, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड तो आपका स्पीड है, लेकिन स्पीड के साथ में यहाँ पे क्या है, स्पीड है, और स्पीड के साथ साथ आपका डायरेक्शन भी दिया हुआ है। तो स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन जो हो जाता है, अब क्या हो जाता है, वो वेलोसिटी यानी वेग कहलाता है, क्योंकि इसमें दिशा दिया हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में हमारा सदिश राशि हो गया। ये क्या हो गया, सदिश राशि, क्योंकि ये अब वेग बन जाएगा। क्योंकि आप जानते हो कि अगर आपका दूरी है और अगर इसमें दिशा के साथ में अगर दूरी होता है तो ये क्या बन जाता है, विस्थापन, है ना। और अगर आपके पास चाल है ना, और चाल के साथ में अगर आपके पास दिशा है तो ये क्या हो जाता है, वेग, ये आप जानते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एग्जांपल नंबर 3 में कह रहा है कि आकृति में कौन से सदिश है, यानी जो आपका एक फिगर दिया हुआ यहाँ पे, ये ए वेक्टर, यहाँ पे बी वेक्टर, यहाँ पे सी वेक्टर, यहाँ पे डी वेक्टर, है ना। तो इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन से सदिश हैं, यानी कि पहला आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कौन से सदिश हैं, संरेख हैं। दूसरा दिया हुआ है कौन से सदिश समान हैं, और तीसरा है कौन से जो सदिश हैं सह आदि में। आप जैसा कि देख रहे हो कि कोई भी सदिश संरेख कब होगा,
जब वो एक ही रेखा के समानांतर होगा, है ना, चाहे इधर की ओर हो, इधर की ओर हो, चाहे किसी भी तरह से समानांतर हो। तो जरा आप यहाँ पे देखो, अगर मान के चलो यहाँ पे कोई एक रेखा है तो इसके समानांतर ए भी है, इसके समानांतर सी भी है और इसके समानांतर डी भी है, यानी कि ए, सी और डी हमारा संरेख हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी, क्योंकि सब पैरेलल है ना। अब समान सदिश, तो समान सदिश का क्या कंडीशन है, परिमाण समान होना चाहिए, मतलब लंबाई उसका समान होना चाहिए और एक ही दिशा में। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ए का परिमाण इतना लंबा है जितना कि सी का, है ना, और दोनों का एक ही तरफ दिशा है, जबकि ये डी दूसरे तरफ की दिशा में है, तो डी नहीं होगा। तो यहाँ पे ए और आपका सी ये दोनों सेम दिशा में है और सेम दूरी पे, है ना। तो हमारा ए और सी समान और सह आदिम, यानी कि एक ही जगह से कौन कौन गया है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ एक बी गया हुआ है, यहाँ से एक सी गया हुआ इधर यहाँ से, और एक डी गया हुआ, यानी कि जिसका आरंभिक बिंदु, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे बी है और फिर ए है तो ए और बी नहीं, क्योंकि ये आरंभिक बिंदु यहाँ है और एक आरंभिक बिंदु यहाँ है, तो ये नहीं होगा। तो सिर्फ कौन सा होगा, इस आरंभिक बिंदु से बी, सी और डी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा इसका आंसर, बी, सी और ये तीनों सह आदिम है। यहीं पे आपका इंट्रो खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 10.1 करेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को पॉज कर लें और नोट, और बिल्कुल आराम से इस चीज को पढ़ना है, बिल्कुल हल्के से। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लासेस में एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू।